रेडिट तो खत्म हो गया है, कम से कम आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली तो बोल ही सकते हैं। जो एक स्वतंत्र विचारों के गढ़ के रूप में शुरू हुआ, रेडिट धीरे धीरे ग्रुप थिंक, सेंसरशिप और कॉर्पोरेट लालच की मांद में विकसित हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि रेडिट पहले से ही बर्बादी की ओर जा रहा था। रेडिट को जून 2005 में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के 22 वर्षीय स्टीफन हैफमैन और एलेक्सिस ओहानियन द्वारा लॉन्च किया गया था। बाद में उस वर्ष रेडिट टीम ने यकीनन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एक नए सह संस्थापक एरोन स्वार्ट्ज को काम पर रख लिया था। यदि आप नहीं जानते कि एरोन स्वार्ट्ज कौन थे, तो वह एक यंग प्रोडिजी और कंप्यूटर जीनियस थे, जिसने अन्य चीजों के अलावा आरएसएस बनाने में भी मदद की थी। वे फ्री स्पीच और ओपन इंफॉर्मेशन के लिए आवाज भी उठाते थे, जिसने उन्हें उच्च पदों पर बहुत सारे दुश्मन भी बना दिए। आखिरकार कांडे नास्ट द्वारा खरीदे जाने के बाद एरन ने रेडिट छोड़ दिया, लेकिन वह वहां तब तक रहे जब वह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बन गए। एरन कॉर्पोरेट सत्ता के खिलाफ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाले एक तरीके के विकीलीक्स शैली के पत्रकार बन गए थे। उन्होंने अनगिनत दस्तावेज जारी किए, जिनमें सबसे हानिकारक दस्तावेज भी शामिल थे, जैसे कि स्टैनफोर्ड के लॉ प्रोफेसर को एक्सॉन मोबाइल जैसी तेल कंपनियों से लॉबिंग का पैसा मिल रहा था। कुछ ही समय बाद एफबीआई ने एरोन स्वार्ट्ज की निगरानी शुरू की और उन्हें एमआईटी के अकादमिक पत्रकारों को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने एरन पर $1 मिलियन से अधिक का जुर्माना लगाकर उन पर 13 गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए उसे 35 साल की जेल की सजा दे दी थी। इसे सरकार द्वारा रिवेंज की कार्रवाई के रूप में देखा गया और इसकी वजह से एरन ने 26 साल की उम्र में खुद की जान ले ली थी। और आप जानती हैं कि रेडिट ने क्या किया? उन्होंने अपने इतिहास से एरन स्वार्ट्ज का नाम मिटा दिया। यदि आप रेडिट के अबाउट पेज पर जाएंगे तो यह उसका उल्लेख नहीं करते हैं। उन्हें शहीद बताने के बजाय उन्हें हमेशा के लिए मिटा ही दिया। और एरन की मृत्यु के बाद रेडिट के लिए चीजें और भी बदतर हो गईं। इसके बाद नए सीईओ एलन पाउ ने घोषणा की थी कि रेडिट फ्री स्पीच के लिए एक मंच नहीं है। यह मंच पर बड़े पैमाने पर सेंसरशिप का पहला कदम था। रेडिट के बाद के वर्षों में 7000 से अधिक सब रेडिट को प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन सबसे विवादास्पद सेंसरशिप ऑरलैंडो नाइट क्लब के बाद हुई। शूटिंग के बाद घटना पर चर्चा करने और समाचार लेख साझा करने के लिए सब रेडिट लोगों के लिए एक केंद्रित बन गया था। हालांकि मॉडरेटर्स का एक बहुत अलग विचार था। उन्होंने इस्लाम की आलोचना करने वाले या कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के शूटर का उल्लेख करने वाले किसी भी पोस्ट को बड़े पैमाने पर हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस सेंसरशिप के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। मॉडरेटर्स सत्ता के भूखे तानाशाह बन गए थे। जिसने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की, उन्हें मिटा दिया जाता। मॉडरेटर्स प्रणाली पूरी तरह से वॉलंटियर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी योग्यता के मॉडरेटर बन सकता है। और क्योंकि मॉडरेटर्स वॉलंटियर आधारित होते हैं, उन्हें रिश्वत दी जा सकती है। वास्तव में कुछ विषयों को सेंसर करने या प्रतिस्पर्धी सब रेडिट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कंपनियों द्वारा रिश्वत दिए जाने के कई मामले सामने भी आए हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि जेफरी एप्स्टीन की पत्नी गिस्लेन मैक्सलिन वेबसाइट पर सबसे शक्तिशाली रेडिट खातों में से एक चलाती हैं। वास्तव में रेडिट पर कर्मा द्वारा यह 8वां सबसे लोकप्रिय खाता भी है। मैं इसके इम्प्लीकेशंस में और नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यह अपने आप में एक वीडियो के लायक है, लेकिन यह रेडिट पर बड़े पैमाने पर शक्ति रखने वाले इलाइट वर्ग का केवल एक मामला है। बड़ा मुद्दा यह है कि रेडिट के कई प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी हैं। उनमें से एक टेंसेंट नामक एक चीनी टेक दिग्गज है, जिसने रेडिट में 150 मिलियन का निवेश किया हुआ है। टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक है और अपने यूजर्स की जानकारी बेचने के लिए मशहूर है। इसलिए मैं कहता हूं कि रेडिट को बेहतर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया है, ना कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए।